हाय गाइस। हाय गाइस, आप सभी तो बड़े हो गए। आज का जो लेक्चर है अपना तीसरा लेक्चर है एग्रोनॉमी का। ठीक है, हमने बात कर ली, इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर ली, इसकी बीज बुवाई की जानकारी बात कर ली। आज हमारा जो लेक्चर है टिलेज, ये टिलेज ही बहुत महत्वपूर्ण को सब्जेक्ट टॉपिक है, जिसमें क्या है पेपर में आने के क्वेश्चन बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, इसके क्या है शॉर्ट में भी आने के चांस रहते हैं और लॉन्ग में भी आने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे टिलेज। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है टिलेज। टिलेज बोले तो हिंदी में भू परिष्करण। ठीक है, भू भू परिष्करण। ठीक है, भू परिष्करण। देखो, भू परिष्करण पहले मैं आपको बताऊं भू परिष्करण क्या होता है। तो भू परिष्करण एक साधारण भाषा में बताऊं, जब हम खेत को फसल बोने के लिए तैयार करते हैं, तो उसमें जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जैसे हमने उसमें जुताई करी, मल्टी प्लेट से हल करा, जैसे हमने खाद को बोकर उसमें मिलाया, हरी खाद को उसमें जुताई के साथ मिलाया, तो ये सब क्या होगी हमारी, जैसे खरपतवारों को इकट्ठा करके एकत्रित करना एक जगह, तो वो क्या होगी हमारी एक प्रकार की टिलेज क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो टिलेज क्रिया किस में की जाएंगी, ये किसी किसी बीज की तैयार करने के लिए तब करते हैं, या तो हम किसी छोटी सी क्यारी जिसमें बीज रोपने के लिए क्या है पौधों को उगाते हैं, तो उसके लिए करते हैं, या बड़े स्थान में हम फसलों को उगाते हैं तब करते हैं। तो एक मैं आपको टॉपिक बताऊं, उससे पहले एक टॉपिक की बात कर लूँ, बीज स्या क्या होती है, क्योंकि टॉपिक आ सकता है या बीज स्या क्या होता है या नर्सरी क्या होती है। तो नर्सरी तो वही होती है जहाँ हम बीज को ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या है उगाते हैं, तो वही नर्सरी होगी, तैयार करते हैं, जहाँ हम पौधों को तैयार करते हैं रोपण के लिए। ठीक है, तो वो हमारी नर्सरी हो गई। ठीक है, तो हम बात कर लें टिलेज। टिलेज क्या है, टिलेज को हम तीन भागों में बांटते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं, जो आपको एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चन बेहतर रहेगी एक नंबर में। ठीक है, जैसे कि एक साइंटिस्ट हुए एक साइंटिस्ट हुए जैंथ्रो, ठीक है, जैंथ्रोलूट। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए हमारे जैंथ्रोलूट। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने टिलेज वाली क्रिया है, इन्होंने टिलेज की क्रिया को बताया था, इन्होंने टिलेज की क्रिया को बताया था, इन्होंने जो टिलेज की क्रिया है उसको बताया था कि जुताई की महत्व के लिए। ठीक है, जुताई की महत्व के लिए इन्होंने जुताई की महत्व के लिए सबसे पहले बताया था कि जो टिलेज क्रिया है वो पौधों की वृद्धि और जड़ों द्वारा क्या है पोषक तत्वों को अवशोषित किए जाते हैं। कि टिलेज क्रिया जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये हमारे जैंथ्रोलूट ने बताया था कि पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए, आई होप आपको दिखता होगा, पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह आवश्यक है, यह महत्व भूमिका निभाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पौधे क्या होते हैं जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का क्या है अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक हमारे और हुए, जिनका नाम क्या है, जिसकी मैं बात करूं तो एक स्वीडन हुए। ठीक है, एक स्वीडन एक स्वीड हुए स्वीड ठीक है, एक स्वीड नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने टिलेज को क्या बताया था, उन्होंने टिलेज को बताया था कि टिलेज का जो उद्देश्य है, ये जो स्वीड वैज्ञानिक हुए उन्होंने टिलेज को बताया था कि जो टिलेज का जो मुख्य उद्देश्य है करने का, वो क्या है खरपतवार को नष्ट करना। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करना। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करना मतलब बीट को नष्ट करना, खरपतवारों को इंग्लिश में बीट कहते हैं। ठीक है, और एक वैज्ञानिक बहुत ही हुए, जिनका नाम की मैं बात करूं तो डेवनर पोर्ड। ठीक है, डेवनर पोर्ड एक और वैज्ञानिक हुए डेवनर पोर्ड। तो उन्होंने भी
पौधों की वृद्धि के लिए, जिससे उनकी वायु संचार हो सके। इन्होंने भी यही महत्व तो बताया था, टिलेज का महत्व बताया था कि वायु संचार को करने के लिए और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या ये क्रिया की जाती है। तो आयु आप इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों की वृद्धि के महत्व को, कि पौधे की वृद्धि के महत्व को बता, पौधे की वृद्धि के लिए महत्व बताया था टिलेज को किसने, किस वैज्ञानिक ने बताया? तो जैंथ्रोल्यूड ने बताया था। और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए टिलेज क्रिया की जाती है, ये किसने बताया था? स्वीड ने क्या बताया था। एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है लोविंग। इन्होंने भी क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो पौधे हैं, कि जो पौधे हैं, पौधे में वायु संचार, पौधे में वायु संचार और जो जैविक पदार्थ हैं, पौधे में वायु संचार और जैविक पदार्थों का है क्या है सही तरीके से उसमें मिल सके, और जो वायु संचार है, मृदा की जो कड़ाकार है स्थिति वो सही हो सके, और उसमें वायु संचार का प्रवेश अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये हमारे जो लॉविंग थे, पीवर्ड, एक पीवर्ड भी थे इसमें, लॉविंग थे, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये परिभाषा दी थी। और ये दो वैज्ञानिक हो तो इन्होंने दी थी ये वाली है। आई होप तो आप स्क्रीनशॉट लिख लें, इससे कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और मैं इसको रब करके अब मैं टिलेज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है अपने टिलेज, ठीक है टिलेज, यो ठीक है टिलेज। देखो टिलेज को हमने क्या है, टिलेज को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज कितने वर्गों में किया है? तो 3 वर्गों में से हम बांटते हैं। इसकी जो चर्चा टिलेज की है हम 3 वर्गों में करते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 टिलेज? एक प्राइमरी भू परिष्करण हो गया। ठीक है, बात करें हम टिलेज की तो आई होप आपको सही दिखता होगा, अब तो पहले से बहुत बेहतर दिखता होगा। तो टिलेज, टिलेज की मैं बात करूं तो टिलेज को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण, ठीक है, द्वितीय भू परिष्करण, सेकेंडरी, सेकेंडरी टिलेज, ठीक है, द्वितीय भू परिष्करण, ठीक है, और तीसरा क्या होगा? इंटर कल्टीवेशन, अंतःकर्षण। ठीक है, तो देखो ये आप बना लेना, और आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ में उसको लिखते रहना। ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक। पहले मैं आपको समझा दूं, प्राथमिक भू परिष्करण जो है, प्राथमिक भू परिष्करण जो है, जो फसल बोने से पहले क्रिया की जाती है, जैसे कि खेतों में पटेला लगाना या देसी हलों से मिट्टी को पलट देना। ठीक है, वो क्रियाएं की जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। फिर प्राथमिक भू परिष्करण के बाद जो जो बाद में जो क्रिया की जाती है वो द्वितीय भू परिष्करण कहलाती है, ये सेकेंडरी टिलेज कहलाती है। जैसे कि मिट्टी को समतल करना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, उसमें उर्वरकों को मिला करना, मिट्टी के साथ उर्वरकों को जुताई में साथ मिला देना। ठीक है, खरपतवारों को एकत्रित करके निकालना खेतों से, तो ये क्या होगी? हमारी द्वितीय भू परिष्करण क्रिया होगी। अंतःकर्षण क्रिया की बात करूँ, कल्टीवेशन की बात करूँ, इंटर कल्टीवेशन की बात करूँ, तो जो हमारी खड़ी फसलों में ये क्रिया की जाती है, जैसे निकाई गुड़ाई हो गई, जैसे निकाई गुड़ाई हो गई, खेतों पे मिट्टी चढ़ाना हो गया, और खरपतवारों का उसमें क्या है, नष्ट करना हो गया या उनको निकालना हो गया खेतों से, तो वो क्या होगी? अंतःकर्षण। ये अंतःकर्षण क्रिया आपने जैसे अगर देखा होगा गन्ने में क्या है, हम कसी से या फोड़े से या खुरपियों से क्या है ना उसकी निकाई गुड़ाई करते हैं, और उस पर मिट्टी चढ़ाने का एक काम करते हैं। तो वो क्या होगी हमारी, उसमें फसल भी है, और फसल के साथ साथ उस पर हम ये क्रियाएं क्या कर रहे हैं, टिलेज वाली क्रियाएं क्या, भू परिष्करण की क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये अंतःकर्षण क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, अब देखो प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया तो आप जानिए, वे क्रियाएं जो वे क्रियाएं जो बोने से पहले, किसी फसल को बोने से पहले की जाती हैं, जो प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि मैं बात करूं, खेत की जुताई, खेत की जुताई की जाती है देसी हल से। ठीक है,
जैसे कि देसी हल से जुताई की जाती है और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे क्या है खरपतवारों को नष्ट किया जा सके। और जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं उनको क्या है मिट्टी के अंदर सही तरीके से दबा दिया जाए, ठीक है। और मिट्टी को, ठीक है, ये प्राथमिक भू परिष्कार क्रियाएं की जाती है। इस मिट्टी को फिर क्या है समतल करना, जैसे कि हमने ये क्रिया की, फिर उसके बाद पटेला लगा के क्या है समतल करना उसको। तो ये क्रिया हमारी प्राथमिक में भी आती है और पटेला लगाने भू तृतीय सेकेंडरी में भी आती है, ठीक है। तो इसके पहले एम लिख लो, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव लिख लो। ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक भू परिष्कार क्रिया के उद्देश्य क्या है, प्राथमिक भू परिष्कार क्रिया करने का उद्देश्य, क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि भू परिष्कार क्रिया को, भू परिष्कार क्रिया को परिभाषित कीजिए और उसकी क्लासिफिकेशन करिए। और सेकेंडरी भू परिष्कार या प्राथमिक भू परिष्कार के उद्देश्य के लिखिए, ये क्रियाएं क्यों की जाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ऑब्जेक्टिव इसके लिख लो, मैं ऑब्जेक्टिव आपके बताता हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूँ, प्राथमिक भू परिष्कार के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं तो ये क्रिया की जाती है एक तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट किया जा सके, इसलिए ये क्रिया की जाती है, ठीक है। इसके उद्देश्य लिखते रहना साथ साथ में, क्या है समतलीकरण करना। समतलीकरण क्या होता है, जो खेत ऊंचे नीचे होते हैं, अड्डे गड्ढे खेतों में होते हैं, ढालू भूमि होती है, जैसे कि ये खेत हमारा, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, ये जैसे ये हमारा खेत है, यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ नीचा है, यहाँ गड्ढे बने हुए, तो उन गड्ढों को क्या है प्राथमिक भू खेत तैयार करने से पहले क्या है इस खेत को पूरे तरीके से समतल कर लिया जाए, समतल कर लिया जाए। तो ये क्या है हमारा, तो समतलीकरण हो गया, ठीक है, मृदा का समतलीकरण पाटा लगा के, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, जिससे जिससे क्या वायु संचार, वायु संचार, ठीक है, वायु संचार, वायु संचार हो सके, ठीक है, वायु संचार हो सके, ठीक है। तो ये क्रिया प्राथमिक भू परिष्कार की क्या उद्देश्य है, ठीक है। सेकेंडरी की बात कर लूँ मैं, सेकेंडरी की ऑब्जेक्टिव की बात कर लूँ, ठीक है, ये मैं सेकेंडरी के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी का उद्देश्य क्या है, इसका भी क्या है समतलीकरण करना, पहला उद्देश्य लिख लो इसका भी, इसको भी क्या हम समतलीकरण करने के लिए भी उद्देश्य करते हैं, जैसे कि पाटा लगाकर, पटेला लगाकर जैसे हम बोलते हैं, और इसकी भाषा में पाटा बोलते हैं, ठीक है, अपनी साधारण भाषा में पटेला बोलते हैं, ठीक है। खरपतवारों को, इसका भी उद्देश्य क्या है, खरपतवारों को एकत्रित करना, एकत्रित करके बाहर करना, ठीक है। हरी खाद, ठीक है, हरी हरी खाद या उर्वरक को भूमि में मिलाना, ठीक है। भूमि में मिलाने के लिए भी क्या है हम सेकेंडरी परिष्कार करते हैं। मृदा को मृदा को भुरभुरी बनाते हैं, मृदा को भुरभुरी बनाने के लिए, जिससे उसमें क्या है वायु संचार हो सके, ठीक है, वायु संचार हो सके, जल धारण की क्षमता बढ़ सके उसमें। तो ये क्रिया करने के लिए क्या है द्वितीय भू परिष्कार क्रिया करते हैं। आइयो आप जान चुके, तो समतलीकरण तो आप समझ ही रहे हो, समतलीकरण इसमें जैसे हम इसमें भी करते हैं, इसमें जब हमारी कुछ भूमि क्या रह जाती तो उसको हम जब सेकेंडरी टेज करते तो उसमें भी ये क्रिया करते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो हमारा खेत पूरी तरीके से फिर बीज सया करने के लिए प्लांट ट्रांसपोर्टिंग प्लांट प्लांट रोपड़ के लिए क्या है खेत रोपड़ के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, ठीक है। तब हम जब फसल बो देते हैं, जब फसल हमारी तैयार हो जाती है, जब फसल हमारी उग जाती है खेतों में, तो उसके पकने समय तक जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसमें, जैसे कि जो भी क्रिया करते हैं वो अंतःकर्षण में क्रिया में कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हमें मिट्टी चढ़ाना, इसका उद्देश्य क्या है, देखो इसका भी उद्देश्य क्या है, इसका भी एक उद्देश्य यही है कि खेतों को क्या है खेतों से खरपतवारों को निकालना, ठीक है। मैं इसको क्या करूँ, इसको यहीं पर लिख देता हूँ यार,
खरपतवार, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अंताकर्षण, देखो अंताकर्षण का भी एक उद्देश्य यही है कि खरपतवारों को निकालना, और इसका एक मेन उद्देश्य क्या है, खेतों को मिट्टी, जो फसल जो होती है, फसलों पर क्या है, मिट्टी चढ़ाना, जिससे मिट्टी चढ़ाने से क्या होती है ना, उसकी जड़ों को सही तरीके से मिट्टी मिल सके और उनकी क्या है, जो पौधे का जो भार है उसको वो सही तरीके से संतुलित बना सके, ठीक है। अंतःकर्षण क्रिया, अंतःकर्षण क्रिया क्या है, खरपतवारों को निकालना। देखो अंतःकर्षण, ठीक है, अंतःकर्षण के उद्देश्य की बात करें, ठीक है, अंतःकर्षण उद्देश्य की बात करें हम, तो इसका भी काम क्या है, खरपतवारों को निकालना, ठीक है। पौधों पर मिट्टी, पौधों की जड़ों पर, पेड़ों की जड़ों पर, या पौधों की जड़ों पर लिख लो, ठीक है, पौधों की जड़ों पर, ठीक है, पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना, ठीक है। पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना, ये हमारा हो गया। पौधों की जड़ों पर कैसे, जब हम निकाई गुड़ाई करते हैं, जब जैसे गन्ना होगा, गन्ना हम क्या है, कसी के द्वारा या फावड़े के द्वारा क्या है, रेजों पे क्या है, मिट्टी को चढ़ा देते हैं, जिससे क्या बीच के खरपतवारों को भी नष्ट किया जा सकता है, और उस पर मिट्टी को चढ़ा के क्या है, पौधों को सहारा भी दिया जा सकता है। क्या है, उर्वरक को, क्या है, उर्वरक को मिलाया जा सके, उर्वरकों को मृदा में मिलाया जा सके, ठीक है, मिट्टी में मिलाया जा सके, ये तो मिलाया जा सके, में मिलाया जा सके, ठीक है, उर्वरक को मिट्टी में मिलाया जा सके। जैसे कि जब हम कोई क्यारी वाली फसल में करते हैं, अंतःकर्षण क्रिया करते हैं, उसमें क्या उर्वरक को एक प्रकार से पहले बो दिया, फिर उसको क्या है, मिट्टी की निकाई गुड़ाई के साथ उसमें क्या है, मृदा में क्या मिला दिया जाए, जिससे कि पौधे जो होते हैं, पौधे के अंदर क्या है, उर्वरक पहुंच जाता है, जिससे पौधे क्या है, सही तरीके से अवशोषण कर सके उसे, नाइट्रोजन नाइट्रेट में जल्दी से बदल सके, ठीक है। तो ये क्रिया, तो आइए आप अंतःकर्षण के बारे में जानेंगे। तो अंतःकर्षण के देखो, हमने उद्देश्य भी पढ़ लिए, इसकी क्रिया भी पढ़ ली, ये भूपरिष्करण के बारे में हमने थोड़े से फैक्ट भी जान लिए, जो हमारे 1 नंबर में एमसीक्यू के टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। देखो एक चीज तो है, जब किसी चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, तो उससे कुछ ना कोई हानियां भी होती हैं, ठीक है, कोई ना कोई हानियां भी होती हैं। तो ऐसे ही टिलेज से कुछ हानियां भी हैं, टिलेज से कुछ हानियां भी हैं। टिलेज की हानियां की बात करें, टिलेज से क्या क्या हानियां होती हैं मृदा में, ठीक है, टिलेज से मृदा के अंदर क्या क्या हानि होती है, तो हम उसकी बात करें, ठीक है। अभी देखो देखो मृदा से टिलेज करने से क्या है, क्या क्या हानियां होती हैं, तो उसके बारे में बात करें अपने लोग। तो एक तो क्या होता है, मृदा का क्षरण, मृदा का क्षरण, ठीक है, मृदा का क्षरण देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, मृदा का क्षरण देखने को मिलता है, पोषक तत्वों को ह्रास भी देखने को मिलता है। अब तो आप बोलते हो सर, आपने तो लिखा कि पोषक तत्वों को मिलाने के लिए वो परिष्करण की क्रिया की जाती है, और जो मृदा क्षरण क्या होता है, जिससे कि हम ज़्यादा, आपने कहा था सर ये जलधारण क्षमता को बढ़ाता है भूपलेश क्रिया करने से, तो इसे मृदा क्षरण कैसे हो सकता है, जब पानी को अवशोषित ज़्यादा कर लेगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, जब हम टिलेज को, इसकी हानियां, ठीक है, डी एडवांटेज, ठीक है, डी एडवांटेज हानियां या अवगुण, ठीक है। तो हानियां की बात करें अपने, इसकी हानियां, देखो मैं हानियां की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे वायु संचार और जल धारण क्षमताएं बढ़ती हैं, तो आपके दिमाग में आता होगा कि इससे फिर मृदा क्षरण कैसे हो सकता है। देखो मृदा क्षरण होने के दो कारण, जब हम मृदा में, जब हम भूमि में, जब हम मृदा के ऊपर क्या है, जब ज़्यादा जुताई करते हैं, ज़्यादा टिलेज क्रियाएं करते हैं,
प्राथमिक और सेकेंडरी टिलेज ज़्यादा क्रियाएं करते हैं, तब क्या होता है, मृदा की जो ऊपर की जो मृदा की सतह जो होती है वो बहुत ही भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, तो मृदा, पहला तो फैक्ट इसमें जान लो, मृदा क्षरण। ठीक है, पहला फैक्ट लिख लो उसमें, मृदा क्षरण। ठीक है, तो मृदा क्षरण देखो, जब हम ज़्यादा टिलेज क्रियाएं करते हैं, जब हम 2 से 5-6 बार जब जब खेत में किसी में टिलेज क्रियाएं कर देंगे, तो खेत की मृदा कैसी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी होने से क्या होगा, उसकी जो कण है, उसकी जो मृदा के जो कण है वो क्या है, एक प्रकार से बहुत ही महीन हो जाएंगे। तो जब महीन हो जाएंगे तो क्या, ये वायु के द्वारा, ठीक है, ये वायु के द्वारा, जल, जल के द्वारा, ठीक है, ये वायु के द्वारा क्या है, मृदा के कण वायु के साथ उड़कर क्या है, दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, जिससे मृदा का क्षरण होगा। और जो मृदा के भू परिष्करण क्रियाएं करने से जो आंतरिक पोषक तत्व जो ऊपरी सतह पर आए हुए होंगे, वो भी क्या है, वायु के साथ ह्रास हो जाएगा, उनका उड़ जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ जाएंगे। ठीक है, जल द्वारा, जल द्वारा कैसे होगा, देखो, जब हमारी जल धारण क्षमता की क्या है, जब जल धारण क्षमता के करने के बाद जो अधिशेष जल जो होता है, अधो सतह पर जब जल उत्पन्न हो जाता है, जब भूमि को जल अवशोषित करने के बाद जो जल के भूमि के ऊपर जो जल रहता है आ जाता है, ठीक है, बाद में ज्यादा जल होने से, तो जो ऊपर होने की वजह से क्या है, महीन भुरभुरी मृदा होगी। तो जो छोटे छोटे महीन कण होंगे, हल्के कण जो होंगे, और जो महीन होंगे वो क्या होंगे, मृदा जल के साथ क्या बहकर चले जाएंगे। ठीक है, तो मृदा का क्षरण हो गया इस तरीके से। भाई ज्यादा टिलेज क्रिया करेंगे, देखो मेरा मानना है, और जो साइंस है वैज्ञानिक तौर से भी इनका मानना है कि खेतों में लमसम से लगभग, ठीक है, खेतों में लगभग 2 बार, खेतों में लगभग अधिक से अधिक 2 बार क्या है, टिलेज क्रिया करनी चाहिए। सिर्फ जब हम टिलेज के लिए, जब हम किसी खेत को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें 2 बार क्रिया करनी चाहिए, बस 2 जुताई करनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो मृदा महीन हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी ज़्यादा, जिसमें वायु संचार पौधों को भी रोकने की थोड़ी क्षमता नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक ये हो गया। फिर क्या हो गया, जब ज़्यादा टिलेज करेंगे हमारा क्या हो गया, पोषक तत्वों का भी क्या होगा, ह्रास होगा। इसमें पोषक तत्वों का भी क्या प्रकार से ह्रास होगा, क्योंकि ज़्यादा टिलेज क्रिया करेंगे, क्षरण की संख्या है, जो पोषक तत्व होंगे वो चले जाएंगे, ठीक है, बह जाएंगे। ठीक है, बह जाएंगे। तो ये 2 चरण है, इसके 2 हानियां देखने को मिली। तो आई होप आप समझ में आए हो। तो आप जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए, जिससे क्या और भी जो स्टूडेंट है वो इन चैप्टर को देख सके। और अभी देखो कुछ ही जुलाई में, क्या जून या जुलाई में शायद आपके पेपर होने वाले हैं, शायद जून या जुलाई में आपके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के क्या पेपर होने वाले हैं। तो उनके लिए क्लासेस बहुत बेहतर है, क्योंकि ये भू परिक्षण में से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए। क्योंकि 2-3 चैप्टर इस फर्स्ट सेमेस्टर में, 2-3 चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। एक तो देखो बीड, खरपतवार हो गया, ठीक है, एक हो गया इरिगेशन, सिंचाई हो गया, एक हो गया टिलेज, ठीक है, 3 हो गया, और एक आ सकता है पोषक तत्व। तो इन 3-4 चैप्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन पर आना ही आना है। पर मैं आपके सिलेबस को क्या है, सिलेबस बाय सिलेबस कराते चलूँगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना मैं चैप्टर करा रहा हूँ वो आप बेहतर तरीके से कर लीजिए। ठीक है, और आप इसी तरीके से लिखोगे, ये 2-2 पॉइंट आप जब क्वेश्चन के साथ में लिख दोगे पेपर में इस तरीके से, तो आपको नंबर भी बेहतर से मिलेंगे। देखो वो, और कुछ जहाँ जहाँ आपके लिए क्या है, जहाँ जहाँ आपको डायग्राम की ज़रूरत होगी, मैं डायग्राम को भी बता के समझाऊंगा, जिससे क्या आप उसमें भी डायग्राम का यूज कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो पेपर में लिखने से पहले जितना आप फैक्ट इस तरीके से पहले फैक्ट को लिखोगे, फिर उसके फैक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे ना, तो एग्जामिनर भी आपको क्या है, समझेगा कि हाँ ये भी लड़का कहीं से पढ़ के आया है, इसने भी कहीं ना कहीं से मेहनत से पढ़ा है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जब आप पेपर में लिखो तो इसी तरीके से लिखो, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो। तो आई होप आपकी ये टिलेज की क्रिया, मैंने आपकी टिलेज जो ऑप्शन है पूरा करा दिया, और जो भी कुछ होगा तो मैं MCQs में लास्ट में करा दूंगा। ठीक है,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक हल्के से क्या बटन को दबाना होता है, ना उसमें कोई चार्ज करता है ना कोई चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मेरी जो लेक्चर सही लगता हो आपको, मेरे जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझने में आ रहा है, तो वो वीडियो को क्या शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट को उनका लाभ मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब।